हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? जूल्स लॉ और इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी ऐसे उपकरण जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस और फ्यूज वायर। दोस्तों, इनको हम डीपली समझेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम विद्युत धारा के प्रभाव देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इस थ्योरी को पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत का प्रयोग किया जाता है। घरों में या विभिन्न उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण मुख्यतः विद्युत के निम्न 3 प्रभावों पर आधारित हैं। पहला, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और तीसरा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाता है, अर्थात धारा के प्रवाह से तार के पदार्थ में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रभाव विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। दूसरा, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह प्रभाव विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। यानी आपके पास एक वायर है, उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उसके एक सर्टेन डिस्टेंस तक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, जो क्या करेगा, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो चुंबकीय प्रभाव है ये किसके कारण हुआ है? ये विद्युत धारा के कारण हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगला है, जब किसी रासायनिक विलयन, अम्लीय, क्षारीय अथवा लवण के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। ये अवयव रासायनिक क्रिया करते हैं और विलयन के विघटन की क्रिया को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विलयन के विघटन की क्रिया से मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके पास कोई बर्तन है, उसमें आपने नमक का घोल बना दिया, आपके पास सॉल्यूशन तैयार हो गया। नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, यानी उसमें सोडियम Na+ और क्लोरीन यानी Cl- होता है। तो जब उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो वो क्या होगा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी सोडियम अलग और क्लोरीन अलग। तो इसमें क्या हुआ, हमने देखा जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो विघटन हो गया, वो अलग अलग हो गया। तो ये किसके कारण हुआ? विद्युत धारा के कारण हुआ। तो ये होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो चलिए अब हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वो वायर कुछ समय बाद गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है। तो ये क्यों होता है? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा। रेजिस्टेंस यानी R, जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। इसी प्रतिरोध के कारण क्या होता है, जो वायर होता है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए समझते हैं कि कैसे। तो दोस्तों, सपोज कीजिए मेरे पास ये एक वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? आवेश के प्रवाह की दर होती है। आवेश का प्रवाह यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जब किसी वायर में मूव करते हैं एक सर्टेन डायरेक्शन में, तो क्या होता है, हम कहते हैं कि उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो सपोज करते हैं कि भाई इसके अंदर इस डायरेक्शन में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स विद्युत धारा के अपोजिट यानी विपरीत दिशा में मूव करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब दोस्तों, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस वायर के अंदर, अब दोस्तों इसमें कोई रुकावट नहीं हो तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आराम से चलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की या किसी भी सेमीकंडक्टर में भी होती है। तो ये क्या है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो रोकती है विद्युत धारा के प्रवाह को, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती है। तो कैसे? दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वायर के अंदर कुछ पॉजिटिव एटम्स होंगे। पॉजिटिव एटम्स कब होंगे? जब परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी
इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जब वो पास में लाते हैं तो रिपेल करते हैं, यानी कि दूर भेजते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसा ही तब भी होता है जब हम निगेटिव निगेटिव पास में लाते हैं, लेकिन जब हम पॉजिटिव और निगेटिव पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों होगा क्या कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव एटम्स की तरफ खींचे चले जाएंगे। यहाँ से हम समझते हैं जैसे ये एक पॉजिटिव एटम्स है और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, जवाब होगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये गति कर रहा है तो इसके पास गतिज ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी। अब क्या होगा, ये इस पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाएगा और जाकर के इससे टकरा जाएगा। टकराने से क्या होगा, फ्रिक्शन यानी घर्षण होगा। अब दोस्तों ये जो घर्षण होगा इससे होगा क्या, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास ये जो काइनेटिक एनर्जी के थी, ये काइनेटिक एनर्जी जो थी ये चेंज हो जाएगी थर्मल एनर्जी में। ये किस में चेंज हो जाएगी, ये थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एटम की तरफ खींचा चला गया और इसकी काइनेटिक एनर्जी इस फ्रिक्शन के कारण थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे इस वायर में ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो चलिए दोस्तों अब हम जूल्स लॉ को समझते हैं। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक सिंपल वायर है, हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास एक हीटर है। अब दोस्तों सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, जब आप किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हो तो वो बहुत हल्का सा गर्म होता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी हीटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हो तो उसका जो टेम्परेचर होता है उसके एलिमेंट का, उसके तंतु का, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, बल्ब का और भी ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, तो दोस्तों इसके लिए जूल ने ये एक्सपेरिमेंटली पाया कि जो किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो उसी लिए जूल ने अपना एक नियम दिया जिसको कहा गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो दोस्तों यहाँ से अब हम समझते हैं कि सपोज कीजिए ये एक वायर है, इस वायर के दोनों सिरों पर जो विभव है, जो पोटेंशियल है, वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी विभवांतर क्रिएट हो जाएगा। विभवांतर के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। उसके लिए हम एक टाइम रख देते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो t समय के लिए फ्लो हो रहा है। अब ये जो चालक है, मान के चलिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है। तो अब हम जूल के लॉ की जूल का जो नियम है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों जूल के नियम की अगर हम बात करते हैं तो जूल ने कहा कि चालक में प्रवाहित धारा के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो सबसे पहले, अगर हम उसको Q मान लेते हैं उस ऊष्मा को, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी R के। R क्या है, उस चालक तार का रेजिस्टेंस है। अब दोस्तों पहली कंडीशन में जो आपकी Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, लेकिन इस कंडीशन में हम I को व T को कांस्टेंट मानेंगे कि अगर I व T कांस्टेंट है तो जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के। तो इसको हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, यानी ये नियत रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो उत्पन्न ऊष्मा होगी Q वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी I स्क्वायर के। कब होगी I स्क्वायर के, जब R व T दोनों कांस्टेंट होंगे। तो इसको हम फिर से यहाँ पर कांस्टेंट लिख देते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो उत्पन्न ऊष्मा होगी Q वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी T के। कब होगी T के प्रोपोर्शनल, जब I व R दोनों कांस्टेंट होंगे, यानी नियत होंगे। तो दोस्तों अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइंड कर देते हैं, संयुक्त कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों इन तीनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर के, R के इंटू T के। अब दोस्तों ये क्या है, ये समानुपाती का साइन है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन है। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे,
बराबर के साइन के साथ और एक कांस्टेंट के साथ। तो Q बराबर होगा I स्क्वायर R इंटू टी के और एक कांस्टेंट आ जाएगा J। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये जूल्स लॉ कहलाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए। अब दोस्तों इसमें ये जो J है इसके बारे में समझते हैं। ये जो J है इसको कहा जाता है ऊष्मा का यानी हीट का यांत्रिक तुल्यांक। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये Q क्या है, ये Q है बच्चों ऊष्मा। अब ऊष्मा के जो मात्रक होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ऊष्मा का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में होता है जूल। तो दोस्तों जब हम एसआई पद्धति में इस फॉर्मूले से इस Q की वैल्यू निकालेंगे तो वहां पर आपको ये J की जो वैल्यू होगी वो 1 प्राप्त होगी। तो एसआई पद्धति के लिए हम Q बराबर क्या बोल देते हैं, I स्क्वायर R T। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है एसआई पद्धति के लिए ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला। और इसमें जो ये निकलेगी ये किस में निकलेगी, ये जूल में निकलेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं जैसे सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति के बारे में आप जानते हैं हम किस में इसको मेजर करते हैं, जो ऊष्मा होती है उसको हम मेजर करते हैं बच्चों कैलोरी में। और ये भी आप जानते हैं कि हम अगर कहीं पर व्यावहारिक रूप से ऊष्मा के बारे में बताएंगे तो वो कैलोरी में बताएंगे ना कि जूल में। ठीक है, तो एसआई पद्धति में हम मोस्टली नहीं बताते हैं Q को, हम बताते हैं कैलोरी में। तो दोस्तों हम जब कैलोरी में बताते हैं तो वहां पर जो J का मान होता है उसकी बात करते हैं। तो सीजीएस पद्धति में जब हम कैलोरी में मेजर करेंगे इस Q को तो J की वैल्यू होगी 4.18 जूल पर कैलोरी। ये क्या होती है, ये इसकी वैल्यू होती है इस J की। ये J बस सिर्फ इतना काम करता है कि ये इस Q की जो वैल्यू है उसको जूल से कैलोरी पर लेकर के जाता है। या फिर कई जगह आपको क्या मिलेगा 4.2 भी मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इसको हम लगभग में 4.2 ही पुट कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जूल पर कैलोरी। तो दोस्तों हमने ये पाया कि हमारी जो Q होती है वो क्या थी, I स्क्वायर R इंटू टी थी। ठीक है, Q की वैल्यू, लेकिन ये किस में थी, एसआई पद्धति में थी। तो दोस्तों जब सीजीएस पद्धति में यानी कैलोरी में इस Q को मेजर करने की बात आती है तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको हम अभी देखते हैं। अब दोस्तों याद कीजिए कि कल मैंने आपको व्यय विद्युत ऊर्जा पढ़ाई थी, यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो खर्च होता है। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी भाई उसी के अकॉर्डिंग तो हीट एनर्जी जनरेट होगी। भाई अगर आप विद्युत ऊर्जा कम खर्च कर रहे हो तो कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, अगर आप ज्यादा विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी को ज्यादा खर्च कर रहे हो तो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो दोस्तों जो आपके W की जो वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई थी, VIT बराबर I स्क्वायर R इंटू टी बराबर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो W यानी कि इस कार्य की या फिर इस व्यय विद्युत ऊर्जा की जो वैल्यू है वो बराबर है इस हीट एनर्जी के या फिर इस हीट के, ठीक है, जो उत्पन्न हुई है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि भाई हम जितना कार्य करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये Q बराबर होगा V इंटू आई इंटू टी के, बराबर होगा I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के, और बराबर होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी के। लेकिन किस में, एसआई पद्धति में। अब हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति में, जब हम इसको कैलोरी में मेजर करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 4.2, चाहे आप 4.18 भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली बुक में 4.2 आपको मिलेगा। आगे क्या मिलेगा, कैलोरी। तो ये क्या हो गया, ये जूल से कैलोरी पे कन्वर्ट हो गया। कैसे किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, वरना तो 4.18 होता है, अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल।
उसके बाद हम कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 1/4.2 कैलोरी। तो दोस्तों ये जो वैल्यू थी Q बराबर VIT, ये जो वैल्यू थी ये किस में थी, जूल में, हमें किस में चाहिए, कैलोरी में। तो हमें क्या करना पड़ा, 1.4.2 से गुणा करनी पड़ी। तो हम दूसरे अब सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी I² इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी। उसके बाद ऐसे ही आप तीसरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाई R और इंटू में 4.2 और ऊपर क्या है T, ये भी क्या है, ये भी है कैलोरी। तो यहां से आपने देखा कि हमने ये तीनों इक्वेशन को समझ लिया। अगर दोस्तों आपको ये समझना है कि मैंने ये जो W आपको बताया है, W बराबर VIT इंटू I² RT बराबर V² अपॉन R इंटू टी, तो आप, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट वाली वीडियो का लिंक दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ये वाला टॉपिक था व्यय विद्युत ऊर्जा, तो इसमें हम लोगों ने ये पूरा प्रूफ किया था W बराबर ये, तो इसको आप जा करके देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि हमने ये जो जूल्स लॉ से जो हीट का जो ये फॉर्मूला है, ये जो ड्राइव किया है, इसके अकॉर्डिंग एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोध के तार में यदि 5 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जो वैल्यू हमको दे रखी थी उनको हम लिख लेते हैं। हमको रेजिस्टेंस दे रखा था उस वायर का 10 ओम। बात करते हैं धारा की, तो धारा यानी I का मैग्नीट्यूड दे रखा था 5 एम्पियर। समय हमको टाइम दे रखा था T 1 मिनट का। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, चाहे CGS पद्धति हो चाहे SI पद्धति हो, दोनों में समय जो होता है वो सेकंड में काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 मिनट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे 60 सेकंड। अब हमको निकालना क्या है, Q की वैल्यू निकालनी है, उसको हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। Q बराबर कितना होगा, I² R इंटू टी और डिवाइडेड बाई 4.2 करना पड़ेगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल आता है, उसमें ये जो आपको ऊष्मा उत्पन्न करने की बात कर रहा है और उसकी यूनिट नहीं दी है, तो आप उसको कैलोरी में मेजर करेंगे। अगर यूनिट दे रखी है जूल में निकालना है तब आप जूल में निकालेंगे, वरना अगर नहीं दे रखा है तो आपको कैलोरी में निकालना होगा, और कैलोरी में निकालने के लिए हमें 4.2 से डिवाइड करना होता है। अब आप इसकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुणा 10 गुणा 60। डिवाइड किससे करना है, 4.2 से करना है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन आप सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 25 और ये 250 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 और डिवाइडेड बाई 4.2। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 3571 पॉइंट समथिंग, कितना है 6, ये 4। तो ये किस में आएगा, वैल्यू जो निकल के आएगी ये आएगी कैलोरी में। तो ये अपने क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक हीटर में 5 मिनट तक 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होने से 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीटर के तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीजें दे रखी थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया था टाइम कितना दिया गया था, 5 मिनट। अब इसको आपको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे। उसके बाद जो विद्युत धारा फ्लो हो रही थी उस हीटर में, उसका मैग्नीट्यूड दिया था कितना, 3.5 एम्पियर। उसके बाद रेजिस्टेंस हमसे पूछा था और हमें Q की वैल्यू दे रखी थी, कितनी थी, 60 किलो कैलोरी। ठीक है। अब दोस्तों ये आपको किलो कैलोरी में दे रखा है, तो इसको हमें किस में करना पड़ेगा, कैलोरी में करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं 60 गुणा 10 की पावर 3, ठीक है, क्या, कैलोरी। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें कैलोरी में वैल्यू पता होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने कैलोरी में चेंज किया। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है I² इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 4.2। क्यों, क्योंकि ये कैलोरी में वैल्यू दे रखी है।
अब दोस्तों हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए आर की। तो अगर हमें आर की वैल्यू चाहिए तो हमारा कुछ फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, और ये टी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो क्यू की वैल्यू 60 गुणा 10 की पावर 3 और गुणा 4.2। ठीक है, डिवाइड करेंगे, आई का स्क्वायर करेंगे तो 3.5 का स्क्वायर और गुणा करेंगे, टी कितना है 300। इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 68.57 ओम आएगा। दोस्तों आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको क्या है, सिर्फ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे तो इस तरह की कैलकुलेशन वो कभी नहीं देगा, क्योंकि वो हमेशा वो चाहेगा कि आप अपने क्वेश्चन को लगभग 1 मिनट में सोल्व कर लें, और इस कैलकुलेशन को 1 मिनट में सोल्व कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वो आपको क्या करेगा, कैलकुलेशन बहुत ईजी देगा जो डायरेक्टली कट रही होगी, बिल्कुल आसानी से आप उसको सोल्व कर पाएंगे। तो आपको बस ये फॉर्मूलों पर ध्यान देना है, इनको आपको नहीं भूलना है, कॉन्सेप्ट वाइज सबको पढ़ के चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसको 220 वोल्ट के विद्युत मेंस में लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी हमको धारा बतानी है आई, और बल्ब द्वारा 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। टाइम हमको दे रखा है, तो हमसे हीट कितनी रेडिएट होगी, कितनी हीट वो जनरेट करेगा, वो हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको विभवांतर दे रखा है, V की वैल्यू है 220 वोल्ट। उसके बाद हमको दे रखा है पावर है 60 वाट। उसके बाद जो थर्ड हमको दे रखा है वो दे रखा है टाइम 5 मिनट का। ठीक है, यानी कि 300 सेकेंड, 60 से गुणा कर लेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वो पूछा गया धारा आई के बारे में कि कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो इसको तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है जो पावर होती है वो बराबर होती है V इंटू आई के। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है 220 और I हमको निकालना है, और जो P है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 60। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर कितना हो जाएगा, 60 तो यहीं पर रहेगा, 220 नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 0.27 ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो ये धारा है, इसको हम किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में। तो हमने आई की वैल्यू निकाल ली। अब हमको सेकंड पॉइंट क्या निकालना था, ऊष्मा, Q बराबर। अब दोस्तों अगर हमें Q निकालना है तो आप किसी भी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा फॉर्मूला यूज किया जाए जिसमें R की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर R नहीं है। वैसे हम निकाल सकते हैं R, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसे सिंपल से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जिससे ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर V की वैल्यू उपस्थित है, I की वैल्यू भी है और T की वैल्यू भी है। बस ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, और हमें वैल्यू चाहिए कैलोरी में। ठीक है, हमेशा कैलोरी में निकालिएगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाए जूल में, तब जूल में निकालना है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। V की वैल्यू कितनी आएगी 220, I की वैल्यू कितनी आएगी 0.27, और उसके बाद T की वैल्यू है 300 सेकेंड। ठीक है, और डिवाइड करना है 4.2 से। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4200 के अप्रोक्सीमेटली कुछ वैल्यू आएगी। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4200 कैलोरी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कभी भी वो आपको ऐसी कैलकुलेशन नहीं देगा जिसमें आप फंस जाओ। ठीक है, लगभग में लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जूल्स लॉ को समझ लिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगा लिए। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी ऐसे उपकरण जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।